नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जो है महा रिवीजन सीरीज में आज हम कंप्लीट करने वाले हैं साइंस को। तो देखिए साइंस के जो फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इन तीनों विषयों को जो है मिला के जो है हम इसमें 100 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो 100 एमसीक्यू क्वेश्चन को हल करेंगे तो देखिए ये जो है बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा प्रश्न कम है। इस बार जो है वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा है, ताकि वन लाइनर क्वेश्चन से जो है फैक्ट याद होते हैं। तो फैक्ट याद कराने की दृष्टि से जो है इसमें हम वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा लेके आए हैं। तो देखिए इससे पहले जो है हमने साइंस का पूरा तीनों सब्जेक्ट का जो है मैराथन क्लास डाला है, आप जाके देख सकते हैं। फिजिक्स का एक मैराथन क्लास डाला हुआ है, बायोलॉजी का एक और केमिस्ट्री का। तो इसमें जो है जो प्रीलिम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी प्रकार जो है हमने जिन टॉपिक को पूछे जाते हैं उस टॉपिक को जो है कवर किए हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट का हो गया है, साथ में इन्वायरमेंट को भी आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ईवीएस का भी जो है आपको डला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इन्हीं साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्टों से 100 एमसीक्यू को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। तो चलिए ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो है वन लाइनर क्वेश्चन इस बार जाता है। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ सुमेलित कीजिए दिया हुआ है। तो यहाँ क्या दिया है, भौतिक राशि दिया है, उसके एसआई मात्रक। तो मात्रक से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो देखिए मात्रक आपको सम्मिलित करना है, तो ये बहुत ईजी है। तो जैसे द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ताप का केल्विन होता है और लंबाई का मीटर। तो इसके एसआई मात्रक है, तो इस प्रकार सम्मिलित कर लीजिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए सितार का वादन ऊर्जा का रूपांतरण किसके रूप में किया जाता है। तो सितार वादन का जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, आप देखिए। तो सितार वादन से अंतिम रूप से क्या निकलता है, ध्वनि। तो अंतिम रूप से जो ध्वनि निकलता है, तो आप देख सकते हैं किसमें ध्वनि दिया गया है, ध्वनि ऊर्जा लास्ट में दिया गया है। तो यह जो है यांत्रिक ऊर्जा को, तो मैकेनिकल एनर्जी को जो है किसमें, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से क्या पावर को ज्ञात करने का सूत्र है। तो पावर अर्थात शक्ति निकालने का कौन सा सूत्र है, आप बता सकते हैं। तो देखिए पावर का सूत्र क्या होता है, तो किया गया कार्य अपन समय, इससे हम जो है क्या निकालते हैं, पावर को निकालते हैं। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए परस्रव्य तरंगे, तो हम देखे थे साउंड वाला भी चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं उसमें। तो परस्रव्य तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव की आवृत्ति कितनी होती है। तो आपको परस्रव्य तरंग की आवृत्ति बताना है, तो इसका कितना होता है, तो 20,000 से अधिक हर्ट्ज की से अधिक को जो है क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक। तो अल्ट्रासोनिक या परस्रव्य तरंगे किसे कहते हैं, 20 के अधिक, जो अधिक ध्वनि रहेंगे 20 के हर्ट्ज से अधिक, किलो 20 के किलो हर्ट्ज। तो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की जो आवृत्ति है वह जो है अल्ट्रासोनिक या परस्रव्य कहलाता है। वही जो 20 से लेकर के 20 के, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक की, यह जो है 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि क्या कहलाता है, यह जो है श्रव्य ध्वनि कहलाता है, श्रव्य ध्वनि कहलाता है। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखना किस बल्ब के प्रभाव में संभव हो पाता है। तो जो ब्लैक बोर्ड पर हम चाक से जो लिखते हैं उसमें कौन सा बल्ब लगता है, तो उसमें लगता है आसंजक बल्ब। तो आसंजक बल्ब के माध्यम से होता है। तो ब्लैक बोर्ड पर चाक के कड़ों के मध्य लगने वाला आसंजक बल्ब के कारण ही ब्लैक बोर्ड पर हम लिखना संभव हो पाता है। तो ब्लैक बोर्ड के लिखना किसमें, आसंजक बल्ब कार्य करता है। चलिए अगला देखिए सड़क के किनारे लगे परिवर्तक लैंपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो सड़क के किनारे परिवर्तक लैंप लगे हैं, उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें उत्तल दर्पण का क्यों प्रयोग किया जाएगा, सड़क के किनारे पर लगे परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि इनका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। तो इनका दृष्टि क्षेत्र अधिक होगा और ये प्रकाश को अधिक से अधिक क्षेत्र तक प्रसारित कर सकते हैं। तो दृष्टि क्षेत्र अधिक होगा, प्रकाश को अधिक क्षेत्र तक प्रसारित करने वाले में इसका प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। अब चलिए अगला देखिए प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, निम्न में से कौन सा नियम से संबंधित है। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है, आप सबको पता है कि क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होना, यह क्या कौन सा नियम रहता है, न्यूटन का तीसरा नियम है। तो इसे हम जो है अच्छे से पढ़े हैं तीनों नियम को, आप फिजिक्स वाले में जाके देख सकते हैं। उसका पीडीएफ भी डाला हुआ है, अगर आपके पास समय नहीं है तो एटलीस्ट जो है आप पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए दृश्य प्रकाश में किस रंग के तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है। तो दृश्य प्रकाश में कौन से प्रकार के तरंग दैर्घ्य होते हैं सर्वाधिक। तो देखिए तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक किसमें होगा, तो दृश्य प्रकाश में। तो दृश्य प्रकाश में जो है कितने 7 रंग होते हैं, 7 रंग हम पढ़े हैं। तो बैजानी नाला से पढ़े थे हम 7 रंग, इंद्रधनुष के जो 7 रंग है उसमें तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक किसका होगा। तो देखिए इसमें तरंग दैर्घ्य किसका होगा, लाल रंग का। तो बैजा नीला के जो हम किए थे, तो बैजा से लेकर के ला
तो बैगनी नीला से लेकर लाल तक के रहता है हमारा। तो बैगनी से लेकर के लाल तक के जो है 7 रंग जमे हुए हैं। बैगनी से लेकर तो वायलेट से लेकर के ये रेड तक के जमे हुए हैं। तो इसमें जो है सबसे कम तरंग धैर्य इसका होगा बैगनी रंग का, सबसे कम तरंग धैर्य, और सबसे अधिक तरंग धैर्य होता है लाल रंग का। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, लाल रंग सर्वाधिक तरंग धैर्य होगा। और देखिए जिसका जो है तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उसका आवृत्ति न्यूनतम हो जाता है। जो जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक हो उसका आवृत्ति जो है न्यूनतम हो जाएगा। अर्थात तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के मध्य जो है क्या इसका जो है किसका जो है व्युत्क्रम अनुपात का जो है संबंध रहता है। ठीक, फ्रीक्वेंसी और तरंग दैर्घ्य के मध्य जो है व्युत्क्रम अनुपात का संबंध रहता है, अर्थात अनुक्रमित होता है। तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो देखिए जैसे लाल का क्या है, सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होता है, तो इसका जो है क्या हो जाएगा, आवृत्ति जो है न्यूनतम हो जाएगा। वही इसमें बैगनी का तरंग दैर्घ्य कम होता है, तो इसका जो है क्या हो जाएगा, इसका जो आवृत्ति जो है अधिक हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार आप याद रखेंगे। चलिए, 1 मीट्रिक टन कितने किलोग्राम के बराबर होता है। तो 1 मीट्रिक टन बनाना है तो 1 मीट्रिक टन जो है 1000 किलो को, तो 1000 किलोग्राम को हम क्या कहते हैं, 1 मीट्रिक टन कहेंगे। ठीक, तो 1000 किलोग्राम है। अब अगला देखिए, मापक यंत्र दिए गए हैं और उसके उपयोग, तो मापक यंत्रों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है आपको सम्मिलित करना है। तो देखिए यहाँ अल्टीमीटर है, तो अल्टीमीटर का हम क्या करने के लिए, तो वायुयान तथा मोटर यानों की गति मापने के लिए। तो इसका जो है मापन किसके लिए किया जाता है, इसका ऊंचाई, अल्टीमीटर का मापन जो है ऊंचाई के लिए किया जाता है। फेदोमीटर का मापन जो है वायुयान तथा मोटर वाहनों की गति मापने के लिए जो है किया जाता है। फेदो, एक मिनट, अल्टीमीटर का क्या हो गया, ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। और वही जो है फेदोमीटर का जो है समुद्र की गहराई के लिए किया जाता है फेदोमीटर का। उसके बाद देखिए टेकोमीटर का प्रयोग जो है किया जाता है वायुयानों के मोटर नाव को गति मापने के लिए। वायुयान और जो मोटर नाव होते हैं उनका गति मापने के लिए टेकोमीटर लगा होता है। और पायरोमीटर क्या होता है, यह जो है उच्च तापमान को दर्शाता है। पायरोमीटर उच्च तापमान को दर्शाता है। ठीक, तो ये मापक यंत्र याद रखेंगे। एक बार और देखिए अल्टी इससे क्या होता है, अल्ट मतलब ऊंचाई को दर्शा रहा है अल्टीमीटर। उसके बाद देखो फैदो मतलब समुद्र से संबंधित है। फैदो समुद्र, तो समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। और टेको किसके लिए, वायुयान और मोटर नाव की गति याद करने के लिए। और पायरोमीटर जो है उच्च तापमान के लिए है। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न है, जब जल जमता है तो इसका घनत्व में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब जमता है तो उसके घनत्व को बताना है। तो देखिए जल जब जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है। जल के संबंध में हम एक फैक्ट याद रखें, तो जो 4 सेंटीग्रेड होता है, तो 4 सेंटीग्रेड पर जल क्या होता है, इसका जो है घनत्व सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक घनत्व रहता है 4 सेंटीग्रेड पर। उसके बाद देखिए यहाँ से अगर इसका जमता है अर्थात 4 सेंटीग्रेड से कम होगा इसका तापमान, तो इसका तापमान कम होने से क्या होता है, इसके घनत्व जो है घटते हैं। सर्वाधिक घनत्व 4 तक रहता है, उसके कम होने से जो है इसका घनत्व जो है घटता है। ठीक, घटेगा। और जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो क्या हो जाता है, इसका जो घनत्व जो है क्या होगा और हो जाता है, बढ़ जाता है। देखिए इसमें होता क्या है, इसका घनत्व जब बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, बर्फ का घनत्व बढ़ रहा है। तो घनत्व बढ़ रहा है इसका मतलब है इसका जो है आयतन क्या होगा, घनत्व बढ़ेगा तो आयतन जो है ये जो है वृद्धि होगा, इसमें आयतन में वृद्धि होगा, आयतन बढ़ेगा। अगर इसका घनत्व कम हो रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है, तो इसका आयतन बढ़ता है। तो जैसे जाली जम जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, उसका घनत्व कम हो जाता है, याद रखेंगे। इसीलिए जो है जो पानी में बॉटल रखा जाता है, पानी में जो बॉटल है उसमें जो है छोटे से जो है थोड़ा एक्स्ट्रा जगह छोड़ के रखा जाता है। अगर जम रहा है तो अगर पानी फुल भर दिया जाए तो क्या होगा, वो बॉटल जो है टूट जाएगा। अगर इसमें जगह इसीलिए छोड़ा जाता है, कुछ पानी का जो बर्फ के रूप में अगर परिवर्तित हो रहा है तो ऊपर तक के जा सके, इसलिए इसमें जगह छोड़ा जाता है। चलिए अगला देखिए, अवतल दर्पण में जब वस्तु की स्थिति फोकस पर हो तब प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा। तो अवतल दर्पण के लिए फोकस में स्थिति रहेगा। किसी वस्तु को अगर हम फोकस में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो उसका प्रतिबिंब जो है हमेशा अनंत पे बनता है। तो अनंत पे बनेगा उसका प्रतिबिंब, करके कोई वस्तु फोकस में रखा हुआ है तब। चलिए अगला देखिए, अब निम्न में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। तो देखिए रेडियोधर्मी तत्व कौन होते हैं, हम देखे थे विस्फोटक पदार्थ के लिए बनाया जाता है। तो रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है, यूरेनियम हो गया, रेडियम, थोरियम, तो ये तीनों जो है रेडियोधर्मी तत्व है। और कैडमियम जो है रेडियो तत्व नहीं है। तो ये जो है रेडियो एक्टिव में किसी रूप में मंदक के रूप में किया जाता है, कैडमियम एक अच्छा धातु है। चलिए अगला देखिए, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन को किस युक्ति के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, तो ये किसके लिए होता है, बैटरी के लिए। और डायनेमो देखिए, यह डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और मोटर क्या करता है, यह जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक, तो इस प्रकार आप इनका उपयोग याद रखेंगे।
चलिए आपका देखिए नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो नाभिकीय संयंत्रों में किस लिए किया जाता है, तो यह जो है ग्रेफाइट जो है मंदक के रूप में, तो मंदक के रूप में जो है नाभिकीय संयंत्र, तो ये जो है किसके लिए, परमाणु नाभिकीय जो रिएक्टर होता है, रिएक्टर में पूछा गया है। तो रिएक्टर के संबंध में हम पढ़े थे, उसके लिए क्या चीज ईंधन के रूप में, उसका स्नेहक के रूप में, मंदक के रूप में क्या क्या प्रयोग किया जाता है। तो देखे थे वही शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, शीतलक। ईंधन के रूप में तो जो यूरेनियम रहता है रेडियो एक्टिव, तो उनका प्रयोग करते हैं। और शीतलक के रूप में जो है D2O अर्थात भारी जल का प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में ग्रेफाइट का, और साथ में यह शीतलक के रूप में कभी कभी जो है कंट्रोलर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोलर के इसके लिए कैडमियम के छड़ का भी प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये सब जो प्रयोग है उसे आप याद रखेंगे। अगला देखिए, किसी द्रव में अशुद्धि मिलाने पर उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अशुद्धि मिलाते हैं हम किसी द्रव में, तो उसके क्वथनांक अर्थात क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है क्या हो जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाता है। तो अगर अशुद्धि डालते हैं तो जो द्रव है, द्रव में जो है इसमें अशुद्धि वाला अशुद्ध द्रव कौन सा होता है, जल कौन सा है, द्रव में देखिए एक जल होता है, जल का बॉइलिंग पॉइंट है 0 डिग्री है। उसके बाद जो है ये समुद्री जल का देखें, समुद्री जल में क्या है, अशुद्धि रहता है, उसमें लवण की मात्रा रहता है साल्ट की, तो उसमें क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, उसको बॉइल होने में ज़्यादा समय लगेगा, उसका टेम्परेचर ज़्यादा लगता है। ठीक, तो ये क्वथनांक पॉइंट बढ़ जाता है अगर अशुद्धि मिलाया जाए तो। अगला देखिए, किसी परिपथ में विभवांतर एवं धारा के बीच संबंधों का वर्णन करने वाले नियम को क्या कहा जाता है। तो विभवांतर अर्थात वोल्टेज और धारा आई के मध्य संबंध दर्शाने वाला, तो यह कौन सा नियम में कहलाता है, V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो यह किस अधिनियम का नियम का बात करता है, तो यह जो है ओम का नियम। तो ओम के नियम में जो है वोल्टेज और करंट के मध्य क्या दर्शाया गया है, संबंध दर्शाया गया है। और इसमें क्या लगे, समानुपाती हट के क्या आ जाता है, I आ जाता है, फिर यहाँ प्रतिरोध का भी फॉर्मूला निकल जाता है, V/I हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार जो है ये ओम का नियम है। चलिए अब अगला देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में की जाने वाली एंडोस्कोपी प्रक्रिया में प्रकाश के किस गुण का उपयोग किया जाता है। तो चिकित्सा क्षेत्र में जो एंडोस्कोपी प्रयोग किया जाता है उसमें प्रकाश के किस गुण का प्रयोग किया जाता है, इसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यह गुण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के माध्यम से इसमें एंडोस्कोप प्रक्रिया में जो है शरीर के आंतरिक अंगों का चित्र प्राप्त किया जाता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के माध्यम से। चलिए, लाल पुष्प को जब नीले फिल्टर से देखा जाए है तो यह कौन से रंग में दिखाई देता है। तो इसमें देखा क्या कहा गया है, इसमें कोई लाल कलर का पुष्प है, तो लाल कलर हमें कोई वस्तु जो है उसका रंग क्यों हमें उस कलर का दिखाई देता है, तो 7 प्रकाशों से ही बना होता है सभी रंग। देखिए 7 प्रकाश जो सूर्य के आते हैं उसमें से एक रंग को अवशेषित करते हैं, बाकी सभी रंगों को जो है बाकी सभी रंगों को अवशोषित कर लेते हैं, और एक रंग को जो है क्या करते हैं, वो हम लोग की तरफ जो है परिवर्तित करते हैं। तो जो परिवर्तित किया गया रंग रहता है वही हमें दिखाई देता है। तो 7 रंगों में से सिर्फ लाल को जो है परिवर्तित करेंगे तो लाल रंग का दिखाई देता है। अब इसे हम जो है नीला फिल्टर बोल रहे हैं, अर्थात नीले कलर के ग्लास से देखेंगे लाल रंग को तो वह हमें काला दिखाई देता है, तो काला रंग दिखाई देता है नीले रंग से देखने से लाल को। अगला देखिए, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप कितना होता है, बहुत उच्च होता है। तो यह जो है 2000 से 2500, तो 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक की होता है विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान। चलिए अगला देखिए, समुद्री जल से मानक नमक बनाने की प्रक्रिया किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो आप जान रहे हैं समुद्री जल से नमक बनाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, वाष्पीकरण का। तो वाष्पीकरण से जो है बनता है, इसमें जो है गर्म करते हैं, फिर वाष्प बन के जल बाहर निकल जाता है और इसमें सिर्फ सॉल्ट बच जाता है। ठीक, तो यह क्या है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथन पर विचार कर सत्य कथन का चयन करना है आपको। तो यहाँ से कथन दिए गए हैं, उसका सत्य कथन। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज रदरफोर्ड द्वारा किया गया था, तो ये जो है गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया है, तो ये जे थॉमसन द्वारा किया गया है। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन किया गया है। और प्रोटॉन की खोज जो है जे सॉन्थन, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि प्रोटॉन की खोज किनके द्वारा किया गया है, गोल्डस्टीन द्वारा किया गया है। गोल्डस्टीन द्वारा किया गया है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक द्वारा किया गया है, तो ये सही है। तो ये तीसरा केवल 3 जो है सत्य कथन है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया है, जे थॉमसन याद रखेंगे। और प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन रहेंगे। और रदरफोर्ड द्वारा जो है केंद्रक की खोज किया गया है, तो परमाणु के केंद्रक की खोज रदरफोर्ड द्वारा किया गया है। चलिए अगला देखिए, कपूर को हवा में रखने पर कुछ समय बाद अपघटित हो जाने की परिघटना को क्या कहते हैं। तो कपूर को हवा में, तो इसमें कौन सी घटना दिखाई देता है, ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा जो है डायरेक्ट इसमें क्या होता है, जो ठोस रहते हैं ठोस रहते हैं सॉलिड, वो किसमें, गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। और गैस जो है किसमें, डायरेक्ट सॉलिड में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें जो है बीच में जो द्रव रहता है, द्रव उस अवस्था में जाने की आवश्यकता नहीं रखती, तो डायरेक्ट सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो कपूर से जो है हवा में अर्थात गैस बन के बदल जाता है, कपूर ठोस है, वह जो है इसमें गैस में परिवर्तित हो गया, तो ये ऊर्ध्वपातन की घटना है।
अगला देखिए, रेत और जल का मिलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो रेत और जल एक साथ मिलाएंगे तो इसे अलग भी किया जा सकता है, तो ये कैसा भौतिक परिवर्तन है। आसानी से अलग किया जा सके उसे भौतिक परिवर्तन, और जिसके लिए रासायनिक माध्यम किसी रसायन की आवश्यक की माध्यम से अलग किया जाता है रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। चलिए, ऐसे ऐसे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाता है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो वह कौन से आयन कहलाते हैं। तो वे सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे जिनमें स्थानों इलेक्ट्रॉनों की मात्रा सेम रहे, और देखिए जिनमें न्यूट्रॉन की मात्रा सेम रहे वे सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। और समभारी, तो दो की मतलब उनका भार, द्रव्यमान भार जो है समान होते हैं तो समभारी, और सम स्थानिक उनका परमाणु क्रमांक अगर समान हो तो वे जो है सम स्थानिक कहलाएंगे, इनका परमाणु क्रमांक समान होने पर। ठीक, चलिए अब देखेंगे निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं बताना है आपको। खाना पकना तो रासायनिक प्रक्रिया है, दूध से दही का बनना यह भी रासायनिक प्रक्रिया है, शराब का बनना तो शराब भी जो है केमिकल के माध्यम से, पानी ये सब जो है एथिलीन वगैरह से बनता है तो यह भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। फिर चीनी का पानी में घुलना, तो चीनी शक्कर है उसका पानी में घुलना तो ये क्या है, ये जो है एक भौतिक प्रक्रिया है, तो ये जो है गलत हो जाएगा, तो ये जो है भौतिक प्रक्रिया है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अगला देखिए, प्रोटियम का सूत्र क्या होता है। तो प्रोटियम का सूत्र क्या होता है, तो जो है इसके हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, उसमें से जो है एक होता है पहला प्रोटियम होता है, प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्यूटेरियम ये 3 होते हैं इसके। तो पहला जो है प्रोटियम, तो प्रोटियम का सूत्र कौन सा है, तो 1H1। तो इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है प्रोटियम में। नाइट्रोजन के प्राकृतिक समस्थानिक है। अगर देखिए भूपट्टी में बहुतायत में पाया जाने वाला तत्व है, तो भूपट्टी में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सर्वाधिक पाया जाता है, उसके बाद पाया जाता है सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, तो ऐसे पाया जाता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद दूसरे नंबर में सिलिकॉन और तीसरे नंबर में जो है एल्यूमिनियम। तो ये सब हम देखे हैं, डायरेक्ट उसमें जाके देख सकते हैं आप। उसके बाद देखिए, पीतल निम्न में से किसका मिश्रण है। तो पीतल किसका मिश्रण है, तो ये मिश्रण वाला चैप्टर भी हम केमिस्ट्री में किए थे। तो पीतल किसका मिश्रण होता है, तो पीतल जो है जस्ता और तांबा का, जिंक और तांबा का होता है मिश्रण क्या, पीतल। तो पीतल जो है जिंक और तांबा से बना होता है। बाकी भी आप देख लीजिएगा, इसमें मिश्रण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिटकरी द्वारा गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ किया जाता है। तो फिटकरी द्वारा जो किया जाता है, पानी के साफ करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है फिटकरी द्वारा, उसे स्कंदन कहते हैं। तो स्कंदन के माध्यम से जो है फिटकरी से गंदे पानी को स्वच्छ किया जाता है। चलिए अगला देखिए, यहाँ अम्ल दिए गए हैं उसके उपयोग। तो अम्ल और उस उपयोग बताना है आपको, कौन से अम्ल का उपयोग कहाँ करते हैं। तो आपको देखिए सबसे पहले जो पता होगा उसे देखिए, जैसे अचार बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल के माध्यम से जो है अचार बनाने में प्रयोग किया जाता है। वही देखिए आप टार्टरिक अम्ल, तो टार्टरिक अम्ल का जो है प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। तो टार्टरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। उसके बाद देखिए कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल का प्रयोग जो है शीतल पेय बनाने के लिए किया जाता है। तो शीतल पेय बनाने के लिए जो है कार्बनिक अम्ल का, और वही जो मतलब कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए जो हम कार्बनिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, शीतल पेय अर्थात कोल्ड ड्रिंक, तो इसके लिए कार्बनिक अम्ल। उसके बाद फार्मिक अम्ल के लिए हम खाद्य पदार्थों, तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए हम फार्मिक अम्ल की प्रयोग करते हैं खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। तो इन अम्लों के जो है आप उपयोग भी याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए, यहाँ फिर से सुमेलित करने दिया गया है रासायनिक पदार्थ और उनके रासायनिक सूत्र। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको रासायनिक सूत्र के माध्यम से और रासायनिक नाम और उनके सूत्र करना है आपको सुमेलित। तो इसमें से देखिए जो आपको पता होगा उसको आपको पहले सुमेलित करना है। जैसे बेकिंग सोडा, तो आप देख सकते हैं बेकिंग सोडा का आप सबको पता होगा। तो बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, तो इसका सूत्र क्या होगा बेकिंग सोडा के लिए, तो इसका होता है NaHCO3। तो NaHCO3 जो है बेकिंग सोडा का है। और कास्टिक सोडा के लिए क्या हो जाएगा, तो कास्टिक सोडा का क्या होता है, इसका होता है NaOH। तो कास्टिक सोडा का होता है कास्टिक सोडा का NaOH। और वही विरंजक चूर्ण का देखिए, तो इसमें वाशिंग सोडा भी दिया गया है। तो वाशिंग सोडा अर्थात धावन सोडा, इसके लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है, सूत्र इसका क्या होता है वाशिंग सोडा का, तो वाशिंग सोडा का सूत्र हो जाता है Na2CO3 होता है। और विरंजक चूर्ण इसका प्रयोग ये होता है CaOCl2। ठीक, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये कास्टिक सोडा का दिया है NaOH, विरंजक चूर्ण का दिया हुआ है CaCO2, और बेकिंग सोडा का NaHCO3, और वाशिंग सोडा का Na2CO3। देखिए यहाँ दिया गया है आंसू का पीएच मान। तो आंसू का पीएच मान क्या होता है बताइए। तो आंसू का पीएच मान जो है क्या है, तो ये जो है 7.5 होता है। तो ये पीएच स्केल हम अच्छे से पढ़े थे, तो इसमें जो है 7.5 जो है आंसू का है। तो आंसू का 7.5 है। देखिए पीएच मान में जो क्या रहता है, ये 7 जो है उदासीन रहता है, 7 से कम अम्लीय रहते हैं एसिड, और 7 के जो भाव हैं वो बेसी रहते हैं, बैस रहते हैं अर्थात क्षारीय रहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, बहुत सारे हम याद भी किए थे उसमें। अगला देखिए, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है। तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है, तो इसका कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण ही जल अस्थायी कठोर होता है।
अगला, निम्न में से किसका उपयोग अर्धचालक निर्माण में किया जाता है? तो अर्धचालक सेमीकंडक्टर के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं? सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन सब धातुओं का जो है अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अयस्क और उसके यौगिक संगठन बनाने हैं, तो अयस्क और कौन कौन से प्राप्त किए जाते हैं? अयस्क, देखिए कौन से अयस्क से किसमें से यौगिक संगठन से प्राप्त किए जाते हैं? तो सब चलिए हम सम्मिलित करते हैं। तो देखिए डोलोमाइट जो है किससे प्राप्त किया जाता है? ये इसका रासायनिक यौगिक अयस्क जो है ये होता है। तो Ca कैल्शियम, मैग्नीशियम और CO2 और ये दोनों सब क्लोज में 2, तो ये जो है किसका है? डोलोमाइट का फार्मूला है, आप याद रखेंगे। उसके बाद मैग्नेसाइट, तो मैग्नेसाइट ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो MgCO3, तो मैग्नीशियम बना होगा इसमें, तो Mg लगा हुआ है, तो देखिए MgCO3 ये मैग्नेसाइट का क्या है? यौगिक संगठन है। इसका क्या कर सकते हैं? इसका अयस्क के रूप में प्रयोग किया जाता है। कोरंडम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? Al2O3 से। और क्रायोजाइट लो है Na3AI F6 से प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही मिलान हो जाएगा, आप देख के मिला सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला देखिए, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सत्य कथन की चयन कीजिए। तो इसमें सही कथन कौन सा है आपको चुनना है। तो देखिए पहले कथनों को पढ़िए, तो कौन सा कथन जो है उसमें पढ़िए। तो देखिए यहाँ जो है चांदी की विद्युत चालकता ज्ञात तत्वों में सर्वाधिक होता है, तो चांदी का सर्वाधिक विद्युत चालकता तत्व है, तो ये सही कथन हो जाएंगे। चांदी की ऊष्मी चालकता सभी ज्ञात तत्वों में सर्वाधिक होता है, तो ये भी सही है। तो चांदी ही है जिसका ऊष्मी चालकता और जो है विद्युत चालकता दोनों जो है सर्वाधिक है अभी तक के ज्ञात तत्वों में। चांदी का विद्युत चालक और ऊष्मी चालकता दोनों सही है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही हो जाएंगे। चलिए, निम्न में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो इनमें से दिया गया में से कौन सा एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो उत्कृष्ट गैस कौन कौन से होते हैं? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सभी उत्कृष्ट गैस है। जो 18वें वर्ग के अंतर्गत रखे गए हैं वो सभी जो है उत्कृष्ट या निष्कृष्ट गैस कहलाते हैं। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन ये सभी उत्कृष्ट गैस है, और जो ब्रोमीन ये जो है नहीं होगा इसका उत्कृष्ट गैस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ब्रोमीन के संबंध में याद रखिए, एकमात्र जो तत्व है जो क्या द्रव अवस्था में पाया जाता है, एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में, बाकी जो है सभी जो है किसमें? धातु अवस्था, कठोर अवस्था में पाए जाते हैं। यह जो है गैस अवस्था में पाए जाते हैं या ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, यह जो है द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। चलिए अगर देखिए, वनस्पति तेल को हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाएगा, आप बताना है आपको। तो वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण इसमें जो है हम किसका? निकिल का प्रयोग करते हैं उत्प्रेरक के रूप में, निकिल का। अगला है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो मोनोजाइट किसका है? थोरियम, तो थोरियम का अयस्क जो है मोनोजाइट है, तो मोनोजाइट है थोरियम का अयस्क। चलिए अगला देखिए, यहाँ उपशाखा बताना है आपको, विषय और उसकी उपशाखा, तो यहाँ सम्मिलित करना है आपको विषय उसकी उस शाखा को। तो देखिए यहाँ क्या क्या आपको पता होगा उसको आप पहले मिला सकते हैं। तो जैसे इसमें जैसे कि आपको देख सकते हैं, तो इसमें आपको कौन सा पता होगा? तो इसमें आपको पता होगा ये इसका जो है एंटोमोलॉजी, तो एंटोमोलॉजी क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है कीड़ों को अध्ययन, तो कीड़ों का अध्ययन जो है एंटोमोलॉजी कहलाता है। तो मैं आपको विद्या अवस्था को भी याद किया था, तो विद्या अवस्था का अध्ययन, तो विद्या अवस्था का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है विद्या अवस्था जो है कौन सा? जेरेंटोलॉजी, तो जेरेंटोलॉजी जो जेंटोलॉजी है वो जो है वृद्धावस्था कहलाता है। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो यह जो है पेलियोबायोलॉजी, तो पेलियोबायोलॉजी जीवाश्म अध्ययन है। और घास का अध्ययन जो है एग्रो से याद किए थे, इसको भी हम एग्रोइस्टोलॉजी क्या है? घास का अध्ययन, तो एग्रो भी है क्या? घास से रिलेटेड दिखा रहा है एग्रीकल्चर, और घास का अध्ययन ये क्या होता है? एग्रोलॉजी। चलिए अगला देखिए आप, लाइकेन मुख्यतः किसके सहचर्य के परिणाम स्वरूप बनते हैं? तो लाइकेन किसके सहचर्य के परिणाम स्वरूप बनते हैं? तो लाइकेन जो है शैवाल और कवक, तो शैवाल और कवक के सहचर्य के रूप में प्राप्त होता है, उसका परिणाम जो है लाइकेन प्राप्त होता है, शैवाल और कवक के सहचर्य। सेरीकल्चर का संबंध किससे होता है? तो आपको पता होगा सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम से संबंधित, तो रेशम की अध्ययन को हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। रेशम अर्थात रेशम की कीट का जो पालन करते हैं वही सेरीकल्चर है। निम्नलिखित में से कौन से कोशिका पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा कोशिकांग जो है कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो इनमें से देखिए कौन सा नहीं पाया जाता है? तारकाय, तो तारकाय जो है कहाँ पाया जाता है? यह जो है सिट्रोम पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, तारकाय जो है सिट्रोम ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाएगा। बाकी देखिए कोशिका भित्ति, रसधानी, अंतःप्रद्रवी जालिका, ये सभी जो है कोशिकांग पादप में पाए जाते हैं। अगला देखिए, जीव या गुणसूत्र, जीव और गुणसूत्र को आपको सम्मिलित करना है, कौन से जीव में कितने गुणसूत्र होते हैं उसके आधार पर। तो आपको यहाँ सबसे पहले क्या पता होगा? मनुष्य का क्या पता होगा? कितना गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र, जैसे 23 जोड़ी गुणसूत्र पढ़ते हैं हम, तो 46 गुणसूत्र होता है मनुष्य में। उसके बाद देखिए, उसके बाद खरगोश का ज्यादा होता है, खरगोश का 44 गुणसूत्र होता है। फिर बिल्ली का 38 गुणसूत्र होते हैं, और मच्छर का कम है सबसे 12 गुणसूत्र होते हैं। तो इन सबका आप याद रखेंगे।
चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित कथन पर विचार कर आपको सत्य कथन बताना है। तो सत्य कथन इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसमें से जो है आप सबसे पहले क्या सबके कथन को पढ़िएगा। तो कथन में सत्य कथन पूछा गया है। तो क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में जो है डीएनए पाया जाता है, तो ये सत्य है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, तो इसमें भी पाया जाएगा। डीएनए केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, तो इसमें भी पाया जाएगा। तो डीएनए तो हर जगह रहता है, तो डीएनए होना आवश्यक ही रहता है। तो सभी में क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक सभी में डीएनए पाया जाता है। तो सभी कथन जो है सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। चलिए अगला देखिए क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाएगी? तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसमें मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। डीएनए में उपस्थित शर्करा कौन सी होती है? तो डीएनए में कौन सा शर्करा उपस्थित होता है? तो इसमें कौन सा होता है? डीऑक्सीराइबोज। तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो है डीएनए में उपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सजीवों के क्या लक्षण होते हैं? सजीवों के क्या लक्षण होते हैं? तो इसमें देखिए कौन से लक्षण होते हैं सजीवों में? तो कौन से लक्षण होंगे? तो जीव द्रव्य, कोशिकाओं की संरचना, उपापचय, प्रजनन। तो सभी जो है ये सभी लक्षण, जीव द्रव्य रहेगा, कोशिकांग संरचना, उपापचय, प्रजनन, तो सभी सजीवों में ये लक्षण दिखाई देंगे ही, तभी वो जो सजीव कहलाते हैं। तो ये सभी सजीवों में रहते हैं, चाहे वो पादप जीव हो या फिर जो है जंतु जीव हो, सब में जो है इन चारों लक्षण का होना आवश्यक ही होता है। चलिए पौधों में पाए जाने वाली द्वितीयक वृद्धि सामान्यतः किस ऊतक में पाया जाता है? तो पौधों की द्वितीयक वृद्धि किस ऊतक में पाया जाएगा? ये जो है कैम्बियम में पाया जाएगा। कैम्बियम ऊतक में जो है पाया जाता है। इसके कारण जो है कैम्बियम के कारण क्या होता है? इसमें पौधों की मोटाई में वृद्धि होता है, इसे द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। द्वितीयक वृद्धि कहते हैं क्योंकि यह पौधों की मोटाई में वृद्धि करता है कैम्बियम। अगला देखिए दो अस्थियों को जोड़ने वाले संयोजी ऊतक क्या कहलाएंगे? तो दो अस्थियों को जोड़ने वाले संयोजी ऊतक क्या कहलाएंगे? तो यह जो है लिंगामेंट कहलाते हैं। तो लिंगामेंट कहलाएंगे। दो अस्थियों को जोड़ने वाले का कार्य जो है एक घने तंतुमय संयोजी ऊतक के द्वारा किया जाता है, जिसे लिंगामेंट कहते हैं। तो एक घने तंतुमय संयोजी ऊतक होता है लिंगामेंट। चलिए आहार नाल में पाई जाने वाली पेशी ऊतक कौन सी होती है? तो आहार नाल में कौन सी पेशी ऊतक पाया जाता है? अरेखीय पेशी। तो अरेखीय पेशी जो है आहार नाल में देखने को मिलता है। इसका देखिए अरेखीय पेशियों का संकुचन जीवों के इच्छाधीन नहीं होता है। आहार नाल में भोजन का प्रवाह इसी पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है। तो भोजन का प्रवाह भी इसी अरेखीय पेशी के संकुचन या प्रसार के कारण दिखाई देता है। तो यही जो है सबसे पेशी ऊतक जो है कौन सा है आहार नाल में? अरेखीय पेशी। अगला देखिए निम्नलिखित कथन को विचार करना है आपको और सत्य कथन बताना है। तो सत्य कथन कौन सा होगा आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम इसे। तो मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग 55 से 60% होता है। तो ये सही है। मानव रक्त में प्लाज्मा देखे थे 50 से 60% पाया जाता है। रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है। तो रुधिर में जो है ऑक्सीजन का परिवहन किसके? प्रोटीन के माध्यम से किया जाता है। ये भी सही है। रक्त समूह को सार्वजनिक ग्रहणकर्ता कहा जाता है। तो सार्वजनिक ग्रहणकर्ता नहीं कहा जाएगा इसे। तो सबका अलग अलग रक्त समूह का अलग अलग रहता है, तो ये अलग रहेगा। तो ये जो है असत्य हो जाएगा। तो 1 और 2 जो है सही हो जाएगा। रक्त समूह ओ को सार्वजनिक दाता माना जाता है। और ग्रहणकर्ता रक्त समूह में कौन सा माना जाएगा? तो रक्त समूह यहाँ ओ लिखना भूल गए थे, तो सार्वजनिक ग्रहणकर्ता लिखा हुआ है। तो रक्त समूह ओ को नहीं, तो यहाँ देखिए रक्त समूह ओ सार्वजनिक दाता कहलाता है। और ए बी, ये जो है सार्वजनिक जो है यूनिवर्सल ग्रहणकर्ता कहलाता है। ठीक, ए बी जो है। निम्न में से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो इनमें से कौन सा जो है घाव भरने में सहायक होता है? तो घाव भरने में जो है सी विटामिन सहायक होता है। वही विटामिन के जो है क्या? थक्का जमने में, तो खून का थक्का जमने में जो है सहायक होता है कौन? विटामिन के। चलिए ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन क्या कहलाएगा? तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? यह जो है ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस के माध्यम से ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है। तो देखिए बाकी क्रिया को भी समझ लीजिए क्या क्या कहलाता है। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन क्या कहलाया? तो देखिए यकृत कोशिका अतिरिक्त ग्लूकोज को इंसुलिन की हार्मोन्स की सहायता से, कौन से हार्मोन्स? इंसुलिन हार्मोन की सहायता से जो है यकृत द्वारा जो अतिरिक्त ग्लूकोज रहता है उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है। यही क्रिया ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। तो ये ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है, जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में परिवर्तन होना। ये संचित ग्लाइकोजन को पुनः, और जो ग्लाइकोजन है उसे जो पुनः ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस के माध्यम से जो है जो पुनः फिर से ग्लाइकोजन है ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। परिवर्तित होने की क्रिया ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। उसके बाद देखिए और भी जो दिए गए हैं उन प्रक्रियाओं को भी देख लीजिए एक बार। तो यहाँ देखिए ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो ये क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य पदार्थों से ग्लूकोज को प्राप्त करना जो है क्या कहलाता है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहलाता है। ठीक, तो तीनों टर्म आपको समझ आ गए होंगे। चलिए अब अगला देखिए विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोगों को दिया गया है। तो कौन की विटामिन की कमी से कौन सा रोग होगा? तो आप सबको पता है, तो आप मिला सकते हैं क्रम से। विटामिन बी, तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है विटामिन बी से। विटामिन ए की कमी से कौन सा? रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़े में खून आना होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक।
चलिए अगला देखिए, पार्किंस रोग मनुष्य के किस अंग से संबंधित है? तो देखिए पार्किंस रोग, तो इसे हम देखे थे पार्किंस रोग। तो पार्किंस रोग किससे संबंधित है? ये मनुष्य के मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क से होता है। तो इसे क्या होता है? देखिए पार्किंस रोग मनुष्य के मस्तिष्क से संबंधित रोग है जिसमें न्यूरॉन की हानि के कारण अंगों में कंपन एवं याददाश्त कमजोर होने लगता है। तो न्यूरॉन की हानि होता है जिसमें अंगों में कंपन होता है और याददाश्त कमजोर होने लगता है पार्किंस रोग के माध्यम से। तो यह मस्तिष्क से संबंधित रोग है। अगला देखिए, निम्नलिखित विशेषताएं किस रासायनिक पदार्थ की विशेषता को संबंधित करते हैं? तो यहाँ देखिए विशेषता दिए गए हैं, उसी के आधार पर जो है आपको एक रासायनिक पदार्थ समझ का क्या करना है, चुनाव करना है। देखिए एंजाइम, हार्मोन, रक्त रसिका, ये सब रासायनिक पदार्थ है। इनमें से किसका विशेषता है आप देखिए। तो आप इसमें से देखेंगे, अगर तीसरे को देखेंगे तो आप सीधा बता देंगे। इनका स्त्राव केवल अंतःस्राविक ग्रंथियों के माध्यम से होता है। तो अंतःस्रावित ग्रंथियों के माध्यम से किसका होता है? हार्मोन्स का स्त्रावण होता है अंतःस्राविक ग्रंथियों के माध्यम से। इस चैप्टर को हम अच्छे से पढ़े थे। ठीक, इनका देखिए और क्या क्या गुण रहता है इसमें हार्मोन्स में। इनका आणविक भार कम होता है, इनका आणविक भार कम होता है, और क्या है, रासायनिक क्रिया में भाग लेकर विघटित होने के पश्चात पुनः जो है प्रयोग में नहीं लाया जाता। हार्मोन जो है एक बार रासायनिक क्रिया में ले लेते हैं भाग, फिर पुनः प्रयोग में नहीं लाते हैं, फिर से नया हार्मोन्स बनते हैं और फिर से नए हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतःस्राविक ग्रंथियों के माध्यम से ही इनका स्रावण होता है। अगला देखिए, तपेदिक या क्षय रोग के कारक क्या होते हैं? तो क्षय रोग जो है किसके कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो क्षय रोग एक क्या है, बैक्टीरिया वाहक जो रोग है, बैक्टीरिया वाहक रोग रहता है कौन सा? क्षय रोग या तपेदिक। तो कौन से बैक्टीरिया रहता है इसमें? देखिए माइक्रोबैक्टीरियम, तो नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। तो ट्यूबरक्यूलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस क्षय रोग का कारक के रूप में प्रयोग होता है। यही कारक रहता है, इसके माध्यम से क्षय रोग होता है। क्षय रोग को तपेदिक भी कहते हैं। अगर देखिए क्लिनेफेल्टर्स सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितने होते हैं? तो क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में है, ये एक बीमारी है मान सकते हैं आप। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम ये मुख्य रूप से पुरुषों में देखा जाता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या एक बढ़ जाता है, तो 47 हो जाता है। तो सामान्य मानव के जो है गुणसूत्र कितने रहते हैं? 46 रहते हैं। और जिन्हें क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, उसमें क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम रहता है, एक बीमारी के समान रहता है, उसमें जो है क्या एक बढ़ जाता है। तो कैसे बढ़ता है? जो सामान्य मनुष्य रहते हैं उसमें गुणसूत्र कैसे रहते हैं? 44 प्लस 1, तो 44 जो रहते हैं 22 जोड़ी वो समान रहते हैं, और जो 23वां जोड़ी रहते हैं वो जो है भिन्न रहते हैं। XY रहते हैं पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए XX रहते हैं। देखिए ये मुख्य रूप से जो ये क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम है पुरुषों में देखा जाता है। देखिए इसमें जो है क्या होता है, जो अंतिम रहता है उसमें XXY ये गुणसूत्र देखने लगता है। तो अंतिम जोड़ा 23वां जोड़ा में जो है XXY, तो इसमें एक एक्स्ट्रा हो गया। तो जो है यह क्या है, पुरुषों में देखने वाला जो है क्या है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाता है और ये क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम कहलाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ आपको सत्य कथन बताना है। तो ये वेग के संबंधित है, तो वेग से संबंधित है। तो इसमें जो है सर्वाधिक वेग, तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, तो ये सही होगा, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। देखिए ध्वनि का वेग उससे कम होता है, आकाशीय पिंडों का वेग भी कम होगा, रॉकेट का वेग सर्वाधिक जानते हैं हम, प्रकाश का वेग जो है सर्वाधिक रहता है, कितना रहता है? 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो यह जो है इसका होता है प्रकाश का वेग। अगर देखिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होगा? जब किसमें? जब संघन माध्यम से जब किसमें जाता है? संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तब जो है क्या कहलाता है? प्रकाश की परिवर्तन। तो देखिए यहाँ उदाहरण दिए गए उसके आधार पर, तो जिसमें हीरे से जो है किसमें जाएगा? हीरे से कांच में जाएगा, तब की घटना क्या कहलाएगा? ये जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। बाकी देखिए जल से कांच में ये सब नहीं कहलाएगा। अगर जल कम है तो ये जो है इसमें विरल से किसमें जा रहा है? संघन में जा रहा है, तो ये नहीं। तो हीरे से कांच में जाना, हीरे जो है सबसे ज्यादा संघन है, उससे कांच में जाना। अगला देखिए, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो एक काटा हुआ हीरा जो है क्यों जगमगाएगा? तो उसमें जो है किसमें? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो है हीरे का चमकना भी, तो वही पूछा गया हीरे का चमकना किसका उदाहरण है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। अगला देखिए, दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह कहाँ कैसे रहता है? देखिए तो दृष्टिपटल अर्थात रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसे रहता है? तो वह जो है वस्तु से छोटा रहेगा। वस्तु से छोटा, जो हमारे आंख में जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना में, वो जो वस्तु से छोटा रहेगा, उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है। वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है जो रेटिना का प्रतिबिंब है वह। और वास्तविक भी बनता है, भी देख रहे हैं आप वास्तविक। अगर देखिए दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग, सबसे हम शुरू में देखे थे सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य कौन सा था? लाल था। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला कौन सा हो जाएगा? बैंगनी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या है? तो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो है सूर्य लाल दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक, तो वो किस कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का किरण जो है इसका कारण रहता है। तो हम इस सब क्रियाओं को, प्रकाश के प्रकीर्णन, अपवर्तन, आंतरिक परिवर्तन, विक्षेपण, ये विवर्तन, ये सभी की क्रियाओं को जो है अच्छे से डिटेल से पढ़े हैं, आप वीडियो को जाके देख सकते हैं। अगला देखिए, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बने? ये भी पढ़े हुए हैं। दो समांतर दर्पणों के मध्य जो हम किसी बिंदु को रखते हैं, समांतर दर्पण है, तो उसका प्रतिबिंब कितना होता है? अनंत। तो बार बार जो है रिफ्लेक्ट होकर जो है फिर से प्रतिबिंब बनाते जाते हैं, तो कितना? अनंत प्रतिबिंब बनते हैं समांतर दर्पणों के मध्य।
अगला देखिए दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं, तो ये भी देखे हैं दूरदृष्टि निवारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसके लिए उत्तल लेंस का। तो दूरदृष्टि दोष इसे क्या कहते हैं, हाइपोफिया। तो हाइपोमिया इसके लिए जो है किया जाता है किसका, उत्तल दर्पण का। वही निकट दृष्टि दोष जिसे क्या कहते हैं, मायोपिया या फिर क्या निकट दृष्टि दोष, उसके लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं उसके लिए। उसके बाद देखिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख की कहाँ बनता है, तो वह बनता है रेटिना में। रेटिना में हम देखे हैं इसमें कैसे बनता है, उल्टा बनता है। ठीक, उल्टा बनता है और कैसे, वस्तु से छोटा बनता है, उल्टा छोटा और अवास्तविक बनता है। ठीक, परम शून्य ताप क्या होता है, तो परम शून्य ताप क्या होगा, तो ये भी पढ़े हम सैद्धांतिक रूप से जो संभव न्यूनतम संभव मान होता है किसी ताप टेम्परेचर का, तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को हम कहा जाते हैं परम शून्य ताप कहते हैं। ठीक, जब सिले बिस्किटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्यों, इसका कारण क्या होता है, जब सिले हुए बिस्किट को हम थोड़ी देर फ्रिज में रख देते हैं तो उसके अंदर वह कुरकुरा हो जाता है, इसका कारण क्या होता है, तो देखिए इसके कारण है फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, तो उसमें का अतिरिक्त नमी को अवशोषित कर लेता है फ्रिज। तो जो है अगर आपका फ्रिज जो बिस्किट सिल जा रहा है तो आप उसे फ्रिज में रखेंगे तो जो है फिर से जो है खाने लायक हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो इसका कारण है उसमें नमी आर्द्रता कम होती है, इसलिए जो है उसके अतिरिक्त नमी को अवशोषित कर लेगा। अगला देखिए जल युक्त ग्लास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा, तो ये हम देखे थे आर्किमिडीज का सिद्धांत काम करता है इसमें, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक, तो इसमें हम अच्छे डिटेल से देखे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो यह कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वही रहेगा। उपयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब डालते हैं तो देखिए जितना बर्फ का टुकड़ा हम एक गिलास में डालते हैं तो उतना ही स्थान को प्रतिस्थापित करेगा, जितने स्थान के लिए वो अगर पिघल के बाद बनने वाला है उसका आयतन, तो उतने ही आयतन को प्रतिस्थापित करता है जितना उसका स्वयं का आयतन रहता है, इस कारण पिघलने के बाद भी उतना ही रहेगा। चलिए अगला देखिए स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए, तो ये भी प्रश्न हम देख चुके हैं वहां। तो यहाँ तो क्या है, प्रतिध्वनि सुनने अर्थात इको के लिए हमें कितना कम से कम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो 16.5 मीटर। तो 16.5 मीटर 16.5 मीटर के डिस्टेंस से आपको इको अगर कोई दीवार है उसे आप 16.5 मीटर के बीच लिखा हुआ बीच से आप चिल्ला रहे हैं तो उसका जो है प्रतिध्वनि सिर्फ वापस आपको सुनाई देगा, तो इसके लिए कम से कम दूरी कितना होना चाहिए, 16.5 मीटर। सुनने वाले हैं उसके मध्य होना चाहिए इतना दूरी। अगर देखिए किस स्तर अर्थात इसमें डेसिबल में बताना है किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक या ध्वनि प्रदूषक कहलाता है, तो इसका स्तर कौन से स्तर का रहेगा, तो ऑप्शन के आधार पर लेना है आपको 80 डेसिबल। तो हाँ 80 डेसिबल दिया है तो 80 डेसिबल, तो देखिए कहीं 80 दिया रहेगा, कहीं 85 दिया रहेगा, कहीं 90 दिया रहेगा, तो आपको जो है उपयुक्त जो ऑप्शन में दिया रहेगा उसके आधार पर ऑप्शन लेना है। तो ये जो है तीन, तो 80 से लेकर 90 तक के जो है ध्वनि हानिकारक ध्वनि कहलाते हैं, ध्वनि प्रदूषण के लिए यही जिम्मेदार होते हैं। अगला देखिए बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, तो बिजली का खपत करते हैं वो किससे मापा जाता है, तो किलो वाट हावर से मापा जाता है, तो इसके लिए जो है वाट, तो वाट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए वाटेज लिखा हुआ है तो यही वाट होगा। ठीक, तो इसका केवल एक हो जाएगा। अगला देखिए बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है, तो सबको पता है बिजली का बल्ब का तंतु किससे, टंगस्टन का बना होता है। अगला देखिए विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है, तो अर्थ किसके लिए किया जाता है, सुरक्षा के लिए, तो सुरक्षा के लिए जो है अर्थिंग का प्रयोग करते हैं विद्युत में। ठीक, तो अर्थिंग का प्रयोग सुरक्षा हेतु किया जाता है। अगला देखिए घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार क्या कहलाता है, तो 3 कलर हम बताए थे। काले रंग का आवरण किसके लिए दिखाएगा, तो हम जो है जो तार के कलर होते हैं तो ये उदासीन के लिए रहता है, तो उदासीन तार को दर्शाता है काला रंग। वही भू तार के लिए कौन सा, तो अर्थिंग के लिए कौन सा कलर का यूज करते हैं, हरे कलर का, तो हरा कलर भू तार को दिखाएगा। और वही विद्युतमयी अर्थात फेस के लिए, तो फेस के लिए हम 3 कलरों का प्रयोग करते हैं। 3 कलर क्या होते हैं, रेड होता है, येलो होता है और ब्लू, तो ये 3 कलर जो है किसके लिए, फेस के रूप में प्रयोग किया जाता है। और जो फ्यूज में क्या करते हैं, इसमें जो है इसमें कलर नहीं रहता है, इसमें जो है लो रेजिस्टेंस, तो लो रेजिस्टेंस वाले जो है धातु का प्रयोग किया जाता है फ्यूज तार के लिए। अगर जो है ओवर वोल्टेज हो रहा है तो क्योंकि वो जो है डिस्कनेक्ट हो जाए, उससे जो है आपका सर्किट जो है सुरक्षित रहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार जो है इसका प्रयोग करते हैं। अगला देखिए तड़ित या बिजली चमकने से वृक्ष में आग लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है, तो बिजली चमकने में क्या होता है, तो इसमें चमकने में जो है विद्युत होता है, तो विद्युत ऊर्जा इसमें बहुत होता है, इस कारण जो है कहा जाता है बिजली चमकने से अत्यधिक मात्रा में आग लग सकती है। ठीक, तो इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा रहता है इस कारण, तो ये भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र होता है, तो कड़वाहट के लिए कौन सा क्षेत्र होता है, तो ये जो है पीछे का भाग, तो मानव के जो जीभ है उसका पीछे के भाग से हमें कड़वाहट का पता चलता है, और सामने के भाग से जो है हमें क्या करता है, मिठाई का चलता जा है, फिर नमकीन का पता जो है मध्य के भाग से पड़ता है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं इसे।
उसका देखिए एंजाइम लाइपेज का स्रोत। तो एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या होता है? तो इसका स्रोत होता है अग्नाशय। तो अग्नाशय से ही जो है लाइपेज नामक एंजाइम का स्त्रावण होता है अग्नाशय से। तो लाइपेज एंजाइम का स्त्रावण कहाँ से होता है? अग्नाशय से होगा। अगर देखिए लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो लार जो है किसके पाचन में सहयोग किया जाता है? स्टार्च। तो स्टार्च के पाचन के लिए लार का होता है प्रयोग। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा एक ऑर्गन वसा को विघटित कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो वसा को विघटित करके जो है कौन सा ऑर्गन जो है कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करेगा? तो यह कौन सा है? लीवर। तो लीवर के माध्यम से जो है वसा को विघटित करके उसे कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न किया जाता है लीवर के माध्यम से, अर्थात किडनी के माध्यम से। लीवर अर्थात यकृत के माध्यम से, अभी हम देखे भी थे इसे। अगला देखिए अमीबा की कोशिका के भीतर की पाचन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो अमीबा की कोशिका के भीतर जो पाचन प्रक्रिया रहता है वो किस प्रकार का रहता है? अंतःकोशी पाचन प्रक्रिया। तो अमीबा में अंतःकोशी पाचन प्रक्रिया देखने को मिलता है। चलिए अगला देखिए वृक्क द्वारा उत्सर्जन के अतिरिक्त और कौन सा कार्य किया जाता है? तो वृक्क जो है उत्सर्जन करता है, उसके अलावा और क्या किया जाता है उसके द्वारा? प्रसरण नियमन। तो प्रसरण का नियम किया जाता है, प्रसरण तंत्र में भाग लेता है वृक्क। चलिए अगला देखिए कौन सा ब्लड ग्रुप सार्वभौमिक दाता है? तो सार्वभौमिक दाता पूछा गया है तो कौन सा होगा? तो कौन सा होता है? ओ जो है सार्वभौमिक दाता। और ओ में भी पूछा था तो कौन सा? ओ निगेटिव। ओ निगेटिव जो है सर्वाधिक जो है दाता रहता है, ओ निगेटिव। और वही जो है ए भी जो है सर्वग्राही होता है, सर्वग्राही होता है ए भी। इसमें कौन कौन से एंटीजन पाते हैं उसी के आधार पर नाम रहते हैं, तो आप इसका देखिए ही है। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त के प्रति 100 ml के उपस्थित ग्रामों में सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य के लिए बताना है आपको कितने हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है प्रति 100 ml में नापा जाता है। तो प्रति 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन की मात्रा है उसे मापा जाता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए? 14.5। तो 14.5 जो है अगर 14.5 ग्राम में रहेगा ना, 14.5 ग्राम हीमोग्लोबिन है उसमें, तो यह क्या कहलाएगा? स्वस्थ मनुष्य का है। अगर देखिए हृदय कब आराम करता है? तो हृदय कब आराम करता है? तो हृदय जो है क्या दो धड़कनों के बीच, तो दो धड़कनों के बीच आराम करता है, ना सोते समय ना कभी नहीं, वाला भी तो बात नहीं है, कभी तो आराम करता ही है। यौगिक आसन करते समय तो देखिए दो धड़कन के बीच जो समय रहता है उसी में जो है आराम करता है। तो देखिए 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, जो है स्वस्थ मनुष्य का दर्शन जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो उसी में जो है दो धड़कन रहता है, उसके मध्य में जो समय रहता है उसमें जो है विराम करता है, मान सकते हैं। अग्निशमक में कौन सी गैस काम आती है? तो अग्निशमक में कौन सा गैस लगा रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लगा होता है। अगर उसी में अगर ऑक्सीजन लगा होता तो क्या होता? देखिए ऑक्सीजन जो है एक क्या है? दहन गैस है। तो दहन में सहायक गैस है ये ऑक्सीजन। तो इसमें अगर ऑक्सीजन रहेगा तो और ज्यादा आग लग जाएगा। तो इसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो है बुझाता है इसे, ठीक। तो बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है अग्निशमक यंत्र, उसमें यह कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। अगला देखिए विटीकल्चर। तो विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है? तो विटीकल्चर कई बार देखें हम, तो विटीकल्चर जो है अंकुर खेती से संबंधित का है विटीकल्चर। जापान में मिनी माता रोग जल के किसके प्रदूषण से हुआ था? तो जापान में जो है मिनी माता रोग है उस किसके प्रदूषण से हुआ था? तो देखिए पारा के प्रदूषण से हुआ था मिनी माता रोग। देखिए मिथिल आइसोसाइनाइड यह घटना कहाँ हुआ था? जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी उसमें जो है ये मिथिल आइसोसाइनाइड का स्त्रावण हुआ था। तो ये कब हुआ था? फिर देख सकते हैं 1984 में हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी, उसमें मिथिल आइसोसाइनाइड गैस का जो है स्त्रावण हुआ था। अगर देखिए पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह जो है ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। अगला देखिए असुरक्षित भोजन एवं पानी में निम्नलिखित दो बीमारियां हो सकती है। तो कौन कौन सी दो बीमारी हो सकती है असुरक्षित भोजन एवं पानी में? तो इसमें होता है टाइफाइड और उच्च रक्तचाप। तो टाइफाइड और उच्च रक्तचाप जो है ये दो बीमारी किससे संबंधित है? सॉरी ये नहीं, दस्तक और टाइफाइड। तो दस्त और टाइफाइड जो है असुरक्षित भोजन या पानी से होता है। तो दस्त और टाइफाइड होता है, ठीक। तो ये दो बीमारी इसके स्मरण करते हैं। अगर देखिए पोलियो होने का कारण क्या होता है? तो पोलियो का क्या होता है? इसका पोलियो वाहक क्या होता है? तो पोलियो जो है वायरस वाहक बीमारी है। तो वायरस सहित वाला बीमारी है, पोलियो वायरस के कारण होता है। अगर देखिए मायोपिया, तो इसे हम देख चुके हैं। मायोपिया अर्थात निकट दृष्टि दोष, इसे ठीक करने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक। और वही जो है हम किसके दूरदृष्टि दोष के लिए दिखे थे, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर नामक रोग जो है इससे कौन से मस्तिष्क से संबंधित है? मस्तिष्क का। तो कौन से अंग है अल्जाइमर रोग? मस्तिष्क से संबंधित रोग है। एक और देखे थे हम मस्तिष्क से संबंधित रोग। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग उपयोग में पाया जाता है? तो नेत्र जब हम दान करते हैं तो कौन से भाग को करते हैं? कार्निया। तो मानव शरीर के जो आंख का जो है कार्निया को जो है दान किया जाता है नेत्रदान में। स्वाइन फ्लू रोग का कारक है। तो स्वाइन फ्लू रोग का कारक क्या होता है? तो ये स्वाइन फ्लू रोग किसके कारण होता है? तो यह जो है विषाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण, ठीक। वायरस के कारण होता है स्वाइन फ्लू,
चलिए अब अगला 2 क्वेश्चन बस बचा है। अब यहाँ देखिए, एंडीज मच्छर निम्न में से किस रोग के वाहक हैं? तो एंडीज मच्छर कौन से रोग के वाहक हैं? तो एंडीज मच्छर जो है डेंगू रोग का वाहक होता है। तो याद रखेंगे, एंडीज मच्छर डेंगू रोग का और मलेरिया के लिए मादा एनोफिलीज। तो मादा एनोफिलीज नामक जो है मच्छर जो है मलेरिया के लिए, और एंडीज नामक मच्छर जो है किसके लिए? डेंगू के लिए वाहक के कार्य करते हैं। मानव शरीर उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो मानव शरीर क्या उत्पन्न नहीं कर सकता है? तो देखिए, ये जो है एंजाइम उत्पन्न करता है, डीएनए रहता है मानव शरीर में, हार्मोन भी रहता है, विटामिन हमें अलग से लेना पड़ता है। ठीक, तो मानव शरीर से विटामिन नहीं उत्पन्न होता है, एंजाइम, डीएनए और हार्मोन्स रहते हैं। तो इस प्रकार हमने 100 क्वेश्चनों के माध्यम से जो है पूरे साइंस को हमने रिवीजन कर लिया है। तो साइंस का तीनों पार्ट हमारा रिवीजन हो गया। अगर आप थ्योरी नहीं देखे हैं तो एक बार समय होगा तो आप एक बार और जाके देख सकते हैं उसे, या पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, इससे जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको जो है हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।